कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखते हैं। हम दोनों की संरचनाओं को अलग अलग इधर बना के रखे हैं, एक एक करके दोनों की संरचनाओं को देखते हैं एक एक करके, और फिर उसका अंतर अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जंतु कोशिका में क्या क्या संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं। सबसे बाहर की ओर का स्तर जो है वो एक झिल्ली नुमा संरचना, बाहर से जो पूरे पदार्थ को घेरे हुआ है वह कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में दिखाई पड़ रहा है, पादप कोशिका में भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पादप कोशिका में एक और चीज दिखाई पड़ रहा है, मोटी ऐसे भित्ति के रूप में दिखाई पड़ रहा है बाहर की ओर। और ये भित्ति क्या है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति है, जो पादप कोशिका में उपस्थित है लेकिन जंतु कोशिका में यहाँ पर नहीं है। तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है पादप कोशिकाओं में। उसके बाद हम देखते हैं कि इस झिल्ली के अंदर की ओर जो पदार्थ इस तरह से भरा हुआ है, ये अर्ध तरल द्रव के रूप में होता है और इसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो यह प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य पादप की कोशिका झिल्ली के भीतर भी भरा हुआ रहता है। तो इस तरह से ये हो गया प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। अब इसी कोशिका द्रव्य में सारे अंगक, कोशिका के सारे अंगक हैं। कौन कौन से अंगक हैं? बीच में देखिए केंद्रक दिखाई पड़ रहा है। जंतु कोशिका में बीच में क्या दिखाई पड़ रहा है? केंद्रक दिखाई पड़ रहा है। और ये भी दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, बीच बीच में इसमें छिद्र पाए जाते हैं, केंद्रक छिद्र। और इस तरह से ये केंद्र में स्थित है। जंतु कोशिका में छिद्र जो है वो केंद्र में स्थित है, जबकि पादप कोशिका में देखिए बीच में बड़ी सी धानी दिखाई पड़ रही है, वैक्यूल। इसकी वजह से केंद्रक जो है वो किनारे की ओर खिसक गया है। तो केंद्रक किनारे में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक क्या है? दोनों में उपस्थित है, या न्यूक्लियस दोनों में उपस्थित है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस में बीच बीच में न्यूक्लियर पोर भी पाए जाते हैं। और ये दोहरी झिल्ली की संरचना है। और इसी के अंदर में जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए आदि पदार्थ जो है वो भरे हुए रहते हैं। दोनों में ही यहाँ पर देखिए एक संरचना यहाँ पर और दिखाई पड़ रही है, न्यूक्लियोलस। केंद्रक के बीच में एक और संरचना गोल से दिखाई पड़ रही है, यह होता है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका इसमें भी दिखाई पड़ रहा है, दोनों में है। तो पादप कोशिका में भी न्यूक्लियोलस है, केंद्रक के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में, और जंतु कोशिका में भी दोनों में ही न्यूक्लियोलस या केंद्रिका उपस्थित है। यहाँ पर हम इंग्लिश में ही नाम सब बता रहे हैं ताकि आपको आगे काम आए, और हिंदी में आप जो है अपनी बुक से देख कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया केंद्रक। केंद्रक के अंदर में केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है, इसमें भी केंद्रक के अंदर में केंद्रक द्रव्य है या न्यूक्लियर मटेरियल भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में इसमें डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है। यह भी न्यूक्लियोलस यहाँ पर उपस्थित है। ये डीएनए आरएनए की रचना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, प्रोटीन सिंथेसिस या संश्लेषण के समय में। तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या हो गया? कोशिका झिल्ली जो है बाह्य सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ कोशिका को आकार प्रदान करना। और दूसरी बात, केंद्रक जो है वो न्यूक्लियस का कार्य क्या है? न्यूक्लियस जो है वो सारे और कोशिका के अंगकों का नियंत्रण केंद्र है। न्यूक्लियस, इसी में जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। तो ठीक है, पूरे कोशिका का नियंत्रण कहाँ पर होता है? केंद्रक में होता है। तो ये केंद्रक संरचना पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जा रहे हैं। उसके अलावा एक संरचना इस तरह से नलिका नुमा जो संरचना है पाया जा रहा है, जो केंद्रक झिल्ली से होकर के कोशिका झिल्ली तक जुड़ा हुआ है। तो ये संरचना क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये संरचना क्या कहला रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो संरचना कहाँ यहाँ भी पाई जा रही है, इसको अंतःद्रव्य जालिका भी कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पादप कोशिका, जंतु कोशिका में भी है और पादप कोशिका में भी है। उसके अलावा एक संरचना और दिखाई, अंतःद्रव्य जालिका जो है वो कोशिका के लिए एक तो सपोर्ट प्रदान करता है, सहारा देता है कंकाल की तरह। तो इसको कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है, अंतःद्रव्य जालिका को। इसमें भी सहारा प्रदान करता है। उसके अलावा इसमें एक और इस तरह से अंडाकार संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों में उपस्थित हैं। ये इसके अंदर में श्वसन से संबंधित एंजाइम भरे हुए रहते हैं, और यहाँ पर श्वसन की, भोजन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है और एटीपी का निर्माण होता है और संचित किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है?
पादप या जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है और इसको ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि श्वसन की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ऊर्जा के रूप में एटीपी को संचित किया जाता है। तो ये संरचना पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में भी है और पादप कोशिका में भी उपस्थित है। बस इतना अंतर है कि इसमें जंतु कोशिका में अधिक होती है और पादप कोशिका में इनकी संख्या थोड़ी कम होती है। उसके अलावा एक संरचना और यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से संरचना नलिकाओं के ढेर के समान में जो संरचना दिखाई पड़ रही है, ये संरचना कहलाता है गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है वो ग्लैंडुलर या ग्रंथीय कोशिकाओं में सिक्रीशन या श्रवण का कार्य करती है। गोल्जी काय सिक्रीशन या श्रवण का कार्य करती है, कौन, गोल्जी काय करती है। ठीक है, उसके अलावा एक और संरचना पाया जा रहा है यहाँ पर, वैक्यूल। तो वैक्यूल देखिए जंतु कोशिका में छोटी दिखाई पड़ रही है, जबकि पादप कोशिका में क्या है, वैक्यूल की आकृति ये देखिए बड़ी सी है खाली, इसके अंदर में कोशिका का द्रव सेल से भरा रहता है और ये भी इसमें इसका भी कार्य जो है वो विशिष्ट रूप से पादपों में ऑस्मोरेगुलेशन या पादपों में पानी के मात्रा का नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके बाद एक संरचना और पाई जा रही है, लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ पर पाया जा रहा है, जंतु कोशिका में है लेकिन पादप कोशिका में दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक चीज और दिखाई है पड़ रहा है यहाँ पर, जो दिख रहा है ये इस साइड में जो दिख रहा है, ये इसमें सिर्फ जंतुओं में पाए जाते हैं, ये पादप में नहीं। लाइसोसोम जंतुओं में पाए जाते हैं, पादप में नहीं पाए जाते। इसी तरह से केंद्रक के ऊपर की ओर इस तरह से ये गोल संरचना और पाई जाती है, जिसको कहते हैं सेंट्रियोल या सेंट्रियोल कहते हैं, जो कि कोशिका विभाजन के समय में तर्कु या स्पेंडल का निर्माण करता है, जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो इसको सेंट्रियोल कहते हैं, जो कहाँ पर उपस्थित है, जंतु कोशिका में है, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जा रहा है, पादप कोशिका में एब्सेंट है। तो पादप कोशिका में एक और महत्वपूर्ण अंतर क्या है पादप और जंतु में, इसमें प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, जबकि यहाँ पर जंतुओं में उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए जंतुओं में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नहीं पाया जा रहा है। तो ये सारे अंतर मुख्य रूप से हैं, इसको हम लिखित रूप में अब अंतर अच्छे से देख लेते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है, एक एक करके देखते हैं। इसमें देखते हैं कि देखिए सेल वॉल अनुपस्थित होता है, इनमें सेल वॉल बाहर की ओर के कड़ा सेल वॉल नहीं होता है, जिसके कारण इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। जबकि पादप कोशिकाओं में क्या होता है, सेल वॉल उपस्थित होता है, जिसके कारण इनकी आकृति, जिस तरह की कोशिका है जहाँ पर पौधे के जिस अंग की, वहां पर जिस प्रकार की कोशिका का आकार होता है जैसा उसका, वो निश्चित आकार होता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस सेल के मध्य में है, यहाँ देखिए केंद्र में है स्थित है, केंद्रक जो है वो केंद्र में है जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में क्या है, परिधीय होती है। न्यूक्लियस वैक्यूल्स की उपस्थिति के कारण कहाँ होती हैं, परिधीय होती हैं या परिधि में स्थित होती हैं। यहाँ पर देखिए वैक्यूल्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, जबकि यहाँ पर वैक्यूल्स जो है वो रिक्तिका क्या है, खाली स्थान जो है वो क्या होती है, रिक्तिका बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें प्रकाश संश्लेषण की जरूरत नहीं है, जबकि पादप कोशिका में प्लास्टिड्स उपस्थित होते हैं, जो किसमें मदद करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। यहाँ पर देखिए सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल उपस्थित होता है जंतु कोशिका में, जिसके द्वारा स्पिंडल का निर्माण होता है तर्कु का कोशिका विभाजन के समय, और ये कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है या नहीं होता है। यहाँ पर कोशिका विभाजन स्पिंडल का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोशिका विभाजन में सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो संचयी पदार्थ इसमें ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं। जंतुओं में जो भोज्य पदार्थ बनते हैं और संचित होते हैं किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि इनमें भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित हो रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनने वाले स्टार्च के रूप में होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक है, जबकि पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। यहाँ जंतु कोशिकाएं जो होती हैं अपने आप से एंजाइम और विटामिन का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं, है ना, इसीलिए हमको जंतुओं को किस पर निर्भर रहना पड़ता है, विटामिन और एंजाइम्स के लिए, एमिनो एसिड्स के लिए पादपों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो पादप की कोशिकाओं में उन चीज़ों के संश्लेषण की क्षमता होती है, किसकी, विटामिन और एंजाइम्स के संश्लेषण की क्षमता होती है। पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन गर्त या ग्रूव के द्वारा होता है
है ना। तो किस तरह से होता है गर्त या ग्रू, जैसे दो कोशिकाओं में विभाजन, एक कोशिका विभाजन होना है तो इस तरह से ये बाहर से कोशिका झिल्ली जो है वो अंदर की ओर धंसती जाती है, ये गर्त जो है बढ़ते जाते हैं और इस तरह से आपस में मिल जाता है और इस तरह कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये कहलाता है ग्रू के द्वारा या गर्त के द्वारा विभाजन। और जबकि पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा हो रहा है, प्लेट के द्वारा। तो प्लेट के द्वारा अंतःद्रव्य जालिका जो होती है वो बीच में आकर इस तरह से इकट्ठी हो जाती है और कोशिका को दो भागों में विभाजित कर देती है, झिल्ली का निर्माण कर देती है और फिर कोशिका जो है वो दो भाग में बढ़ जाती है। तो पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में खांच के द्वारा विभाजन होता है। तो ये हो गया मुख्य 10 अंतर, 9 या 10 अंतर हैं जो अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से चित्र के साथ में पादप और जंतु कोशिका का अंतर आपको याद करना होगा।